हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आइए आज बात करते हैं अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में या करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है, जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के बीच में। यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन पास होती है, लगभग इस जगह से इक्वेटोरियल लाइन पास होती है। तो इक्वेटोरियल लाइन ने इस ओशन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ साइड वाला है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ की साइड वाला है साउथ अटलांटिक ओशन। तो इस तरह से उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक ओशन मिल करके एक पूरे अटलांटिक ओशन का निर्माण करते हैं। और इसमें दोनों ओशंस में अलग अलग तरीके की करेंट्स चलती हैं, अलग अलग नेचर की करेंट्स चलती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी करेंट्स इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन में चलती हैं उसको देखेंगे। ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं ये विषुवत रेखा की स्थिति है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन की। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको पैसिफिक ओशन की करेंट्स के बारे में बता रहा था कि ये जो विषुवत रेखा होती है इसके नॉर्थ और साउथ में ग्लोबल करंट्स चलती हैं, जिनको नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट कहा जा सकता है। तो ग्लोबल कहने का मतलब ये है कि वो सारे ओशंस में चलती हैं, अटलांटिक ओशन में भी चलती हैं और उसके साथ साथ वो पैसिफिक ओशन में भी चलती हैं तथा इंडियन ओशन में भी उनको देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्लोबल करंट्स चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की साइड में चलती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जिसको हम लोग नॉर्थ की तरफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतीय धारा, तथा साउथ की तरफ साउथ अटलांटिक ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट या दक्षिणी विषुवतीय धारा कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको एरो से दिखाया क्या लोकेशन है नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट की। ये मैंने बताया ग्लोबल करंट है, इसका मतलब पैसिफिक में भी ये ऐसे ही चलती हैं। ऐसे ही पानी का फ्लो जो होता है वो ईस्टर्न साइड से लेकर के वेस्टर्न साइड की तरफ होता है। और जो ये बहुत मात्रा में पानी फ्लो होकर के ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड की तरफ जाता है, यही पानी जाकर के वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशंस, ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशन, समुद्र के पश्चिम की तरफ और कॉन्टिनेंट्स के पूर्वी तटों की तरफ, याद रखिएगा समुद्र के पश्चिम की तरफ वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशंस एंड इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो ये यहाँ पर इकट्ठा होता है, पानी जाता है और जाने के बाद यही पानी इकट्ठा होने के बाद नॉर्थ की तरफ रिलीज होता है, साउथ की तरफ रिलीज होता है और उसके बाद बीच में से रिलीज होता है और काउंटर इक्वेटोरियल करेंट्स का फॉर्मेशन करता है। तो ठीक वैसे ही इस ओशन में भी, अटलांटिक ओशन में भी आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स गई, पानी गया खूब ज्यादा मात्रा में। इधर से साउथ इक्वेटोरियल करंट गई, पानी गया खूब मात्रा में। पानी फिर उसके बाद ब्राजील के कोस्टल रीजन के आसपास इकट्ठा होता है, यहाँ पर काफी सारा पानी इकट्ठा होता है। और ये जो पानी इकट्ठा होता है इसी को बोलते हैं सी माउंट्स का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर्न साइड ऑफ द कोस्टल रीजन, कॉन्टिनेंट्स का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र होता है उसके आसपास समुद्री पहाड़ों का निर्माण होता है, मतलब पानी का बहुत ज्यादा मात्रा में ठहराव होता है। फिर पानी एक बार इकट्ठा होने के बाद भागता है नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद यही पानी भागता है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, और फिर यहीं से निकलती हैं यही पानी जब भागता है दोबारा से पूर्व की तरफ, तो यहीं से निकलती हैं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स। तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो होती हैं या प्रतिविषुवतीय धाराएं, उनकी लोकेशन एकदम ही इक्वेटर पे होती है और वो भाग करके चलती हैं कहाँ से, आपकी चलती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। तो इस तरह से ये तीनों धाराएं भी आपकी महासागरीय धाराएं हैं। किसकी, अटलांटिक ओशन की और पैसिफिक ओशन की। नॉर्थ अटलांटिक की नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई, साउथ अटलांटिक की साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गई, और इक्वेटर पे चलती हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट या इक्वेटोरियल काउंटर करंट।
अब मैंने बताया कि इसके बाद जब पानी इकट्ठा होता है तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ भी भागता है। तो जब यही पानी नॉर्थ की तरफ भागता है तो आगे जा कर के ये गल्फ स्ट्रीम बनता है, गल्फ स्ट्रीम बनती हैं। गल्फ स्ट्रीम भी एक तरीके की धारा है। और जब ये साउथ की तरफ जाता है तो यही ब्राजील करंट या ब्राजील की धारा बन जाता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ये पानी नॉर्थ की तरफ जाता है तो नॉर्थ की तरफ जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो उन आइलैंड के कोस्टल रीजन से ये टकराता है, जैसे कैरिबियन आइलैंड वगैरह हैं। तो टकराने के बाद पानी अंदर इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ भी भागता है, मैक्सिको की खाड़ी की तरफ भी भागता है। और जब यहाँ पर ये पानी जाकर के मैक्सिको की खाड़ी की तरफ भी भागता है तो इसका नाम यहाँ पर हो जाता है कैरिबियन करेंट या कैरिबियाई धारा। तो इस तरीके से ये कैरिबियाई करंट या कैरिबियाई धारा हो गया। और जब कैरिबियन आइलैंड के पास होता है और यही पानी जब एंटिलीज धाराओं के आसपास बहता है, सॉरी एंटिलीज आइलैंड के आसपास, तो यहाँ पर इसको एंटिलीज करंट बोला जाता है। तो पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब नॉर्थ की तरफ टर्न होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, तो ये कैरिबियन करंट और एंटिलीज करंट के रूप में टर्न होती है। फिर आगे जाकर के कैरिबियन और एंटिलीज करंट का पानी फिर से इकट्ठा होता है, प्लस कुछ पानी और इधर आता रहता है नॉर्थ अटलांटिक करंट का। और इस तरीके से ये सारे के सारे मिलकर के गल्फ स्ट्रीम का फॉर्मेशन करते हैं। गल्फ स्ट्रीम बहुत ही गर्म जल धारा है, काफी गर्म पानी होता है। और ये सारी की सारी जो करंट्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक कैनारी, ये सारी की सारी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट्स हैं। तो यहाँ से सारी इक्वेटोरियल लाइन के नॉर्थ में जो भी करंट्स हैं वो सारी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो गया। यही गल्फ स्ट्रीम के आसपास, मतलब यही जब कैरिबियन करंट आपकी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो फ्लोरिडा के आसपास फ्लोरिडा करंट के रूप में भी ये कभी कभी जानी जाती है। तो फ्लोरिडा करंट भी जो है वो गल्फ स्ट्रीम का पार्ट बनती है आगे जा करके। तो कैरिबियन करंट, एंटिलीज करंट, फ्लोरिडा करंट, ये सब मिलकर के गल्फ स्ट्रीम का फॉर्मेशन करती हैं। गल्फ स्ट्रीम बहुत तेजी से नॉर्थ की तरफ जाती है और जाते जाते फिर ये लगभग पहुंचती है 30 डिग्री से 40 डिग्री वाले जोन में, जो आपकी लैटिट्यूडनल जोन है ना। तो 30 से लेकर के 40 डिग्री वाले जोन में पहुंचती है, अक्षांशों के क्षेत्र में पहुंचती है। और जैसे ही यहाँ पर पहुंची उसके बाद इसका टर्न हो जाता है, कहाँ से हो जाता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये प्रभाव में आ जाती हैं पछुआ पवनों के, वेस्टर्लीज के। तो वेस्टर्लीज विंड के इन्फ्लुएंस में आने के साथ ही ये टर्न लेने लगती हैं वेस्ट टू ईस्ट, और पश्चिम से पूर्व की तरफ ये भागती हैं किसके रूप में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में। तो यही गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे जाकर के बनती है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गल्फ स्ट्रीम का ही पानी इसमें होता है। उसी समय पोलर रीजन से, ध्रुवीय प्रदेशों से ठंडी ठंडी धाराएं आती रहती हैं जिनको लेब्राडोर करंट बोला जाता है। एक्चुअली लेब्राडोर सी है यहाँ पर, और उसका जो पानी है उसी को लेब्राडोर करंट बोल दिया जाता है। तो ये ग्रीनलैंड के आसपास यहाँ पर चलती हैं आपकी लेब्राडोर करंट। और लेब्राडोर करंट ठंडी होती हैं, ये आकर के टकराती हैं गल्फ स्ट्रीम से। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट दोनों टकराने के बाद यहाँ पर होता है फॉर्मेशन फिशिंग बैंक्स का। बहुत सारे फिशिंग बैंक्स यहाँ पर, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है उसके आसपास बने हुए हैं। फिशिंग बैंक को मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ठंडी गर्म धारा के मिलने से होता क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स का फॉर्मेशन होता है पानी में। और फाइटोप्लैंक्टन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फिशेस को अट्रैक्ट करता है, फिशेस अट्रैक्ट होती हैं। तो फिश इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, कहाँ पर, कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर ईस्टर्न साइड में, मतलब ईस्टर्न कनाडा और ईस्टर्न यूएसए साइड में। अब यहाँ पर आपने देखा कि जब लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम
मिली तो मिलने के बाद ये पानी इकट्ठा होकर के भागता है ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशन, मतलब कि जो समुद्रों के पूर्वी तरफ भागता है, और भागने के बाद यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती हैं। तो ये पूरी की पूरी अभी तक जो करेंट्स चली, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कैरिबियन करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक, ये लगभग सारी की सारी गर्म पवने हैं, क्योंकि गर्म पवने और उसके गर्म पवनों के क्षेत्र में है, और उसके साथ साथ ये गर्म जलधाराएं हैं, क्योंकि ये जो निकली हैं ये गर्म पवनों के क्षेत्र से निकली हैं। यहाँ का पानी गर्म होता है, सूर्य की उपस्थिति ज्यादा होती है, तो ये सारी की सारी गर्म जलधाराएं हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जब नॉर्थ अटलांटिक करंट आती है और ये आकर के टकराती है यूरोप की साइड में, आप देखेंगे यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम का रीजन है, ये यूरोप 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 है। तो यूरोप से जब ये आकर के टकराती हैं कोस्टल रीजन में, तो फिर ये दो भागों में विभाजित होती हैं। एक ब्रांच इसकी भागती है साउथ की तरफ, और दूसरी ब्रांच पानी की भागती है नॉर्थ की तरफ। मतलब पानी है भाई, तट से टकराया तो भागने लगता है इधर उधर। तो जो इसकी ब्रांच नॉर्थ की तरफ जाती है वो आगे जाकर के नॉर्वे के आसपास बन जाती है नॉर्वेजियन करेंट। अब नॉर्वेजियन करेंट भी ये कैसी है, ये वार्म करंट है, याद रखिएगा, गर्म जलधारा है। इसका प्रभाव ये होता है कि ये जलधाराएं इधर साइड में पश्चिमी यूरोपियन टाइप क्लाइमेट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो ये यहाँ पर बारिश करवाती रहती हैं, ठंड गर्म जलधाराएं हैं, जैसे ही पहुंचती हैं टेम्परेचर बढ़ाती हैं, हवा ऊपर उठती है और बारिश करती है। इसका और भी प्रभाव होता है कि यहाँ नॉर्वे वगैरह के और कुछ रसिया के पार्ट्स के जो कुछ पोर्ट्स होते हैं जिनको आइडियली जमे रहना चाहिए, उनको उनकी बर्फ को पिघला करके उन पोर्ट्स को ओपन रखती हैं ये नॉर्वेजियन करेंट्स। तो मैं कुछ नाम बताऊं तो जैसे बर्जेन पोर्ट है नॉर्वे में, और उसके साथ साथ है मुरुमांस्क पोर्ट रसिया में। तो बर्जेन और मुरुमांस्क जैसे पोर्ट नॉर्वेजियन करेंट के कारण से वर्ष भर खुले रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इधर तो नॉर्वेजियन करंट हो गए, नीचे की तरफ आपकी जो पानी भागता है वो बनता है कैनारी करंट। होता क्या है कि जब इधर का पानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का पानी इस साइड में भागता है, मतलब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब भागता है, तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम का मतलब वाटर लेवल कुल मिलाकर के हो जाता है डाउन। तो इस वाटर लेवल को कंपेंसेट करने के लिए तुरंत ही ऊपर से पानी, मतलब नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है उसका पानी भाग करके आता है इसकी तरफ, नीचे की तरफ, और उसके साथ साथ इसके भाग के आने के साथ कैनारी करंट का फॉर्मेशन होता है, और इसी में पानी मिक्स होता है नीचे से निकलने वाला ठंडा पानी। जब गर्म पानी ऊपर का तो भाग के चला गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ, तो नीचे से तुरंत जो है वो ठंडी लेयर्स का पानी निकल निकल करके ऊपर की तरफ आता है। अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है, वह पानी का उद्वेलन होता है, जिससे यहाँ पर कनारी करंट का नेचर बदल जाता है। कनारी कैसी हो जाती है, ठंडी करंट है। जैसे कैलिफोर्निया करंट का फॉर्मेशन पैसिफिक ओशन में हुआ था ना, देखिए इधर साइड में कोल्ड करंट है, वैसे ही इधर साइड में भी कैनारी जो है वो वार्म रीजन में कोल्ड करंट है। और कैनारी के करंट के कारण से यहाँ पर मतलब ये डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि खाली यही एक रीजन नहीं है, पर ये कैनारी भी एक रीजन बनती है डेजर्ट के डेवलपमेंट में वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, याद रखिएगा। तो कनारी का फॉर्मेशन हो गया, कनारी साउथ की तरफ आई, फिर से नॉर्थ इक्वेटोरियल में मिली, ये पानी फिर से भागा, तो एक जायर का फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे हो गया। जायर का मतलब एक भंवर यहाँ पर ऐसे बन गया, ऐसे पूरा पूरा पानी भागता रहता है यहाँ पर। और दूसरी भंवर बनती है ऊपर की तरफ, नॉर्वेजियन सी का पानी ऊपर आया, फिर नॉर्वे की तरफ पानी आया, और यहाँ पर जो आइलैंड है, जो भी लैंड है, उनसे टकराया। टकराने के साथ ही होता क्या है कि पोलर रीजन से भी उसी समय हवाएं चलती रहती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, ध्रुवीय पूर्वी पवने। वो हवाएं करेंट्स को ऊपर से लेकर के नीचे आती रहती हैं। तो ये पानी जो यहाँ पर रहता है, वो पानी भी इन्हीं विंड्स के प्रभाव में भागता है फिर से नीचे की तरफ। तो ग्रीनलैंड के किनारे किनारे ऐसे पूर्वी किनारों पर भाग करके
आता है पानी, नेचर ठंडा हो जाता है, तो ग्रीनलैंड के आसपास ग्रीनलैंड करंट बहती है और ग्रीनलैंड करंट आकर के फिर उसका पानी मिलता है लेब्राडोर करंट के पानी से, और इस तरह से लेब्राडोर बहुत स्ट्रांग करंट हो जाती है आकर के टकराती है गल्फ स्ट्रीम से। गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर टकराई, फिर से पानी आगे बढ़ा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में, फिर इस तरह से बढ़ने के बाद साउथ की तरफ भागा, टकराया, नॉर्थ की तरफ भागा, तो एक जायर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, एक भंवर का निर्माण यहाँ पर होता है। तो जैसे पैसिफिक ओशन में दो भंवरें बन रही थी, वैसे ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी दो भंवर बनते हैं, दो जायर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी की सारी करंट थी कहाँ की? अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की। अब आइए साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स देखते हैं। तो साउथ की धाराओं को शुरू करने से पहले, साउथ का मतलब साउथ अटलांटिक ओशन को शुरू करने से पहले आपको दो चीजें बताना और जरूरी है। एक बताना जरूरी है इरमिंगर करंट के बारे में और दूसरा रेनेल करंट के बारे में। तो आप देखते हैं जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भाग करके आ रही है, यहीं पर ये कई सारी ब्रांचेज ऐसे दिखाई जाती हैं। तो जब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का पानी आइसलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड के आसपास पहुंचता है, तो ये पानी इसके आसपास जाना जाता है इरमिंगर करंट के रूप में। तो आइसलैंड के आसपास बहने वाली धाराएं हैं इरमिंगर करंट, याद रखिएगा। तो ये आपकी हो गई इरमिंगर करंट की लोकेशन। फिर एक दूसरी धारा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनेल धारा। तो ये लोकेशन है रेनेल धारा की। एक्चुअली फ्रांस की जो बे ऑफ बिस्के है, बिस्के की खाड़ी, उसमें जब ये पानी पहुंचता है तो वहां पर इसको रेनेल करंट के रूप में जाना जाता है। दोनों वार्म नेचर की करंट हैं, गर्म धाराएं हैं। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब चलते हैं साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ। आप देख सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशन की सबसे प्राइम जो करंट है वो है साउथ इक्वेटोरियल करंट। देखें भाग करके आ रही है, इसको इक्वेटोरियल लाइन मान लिया जाए, मैं आपको बता दिया। तो इक्वेटोरियल लाइन के साउथ में चलती है साउथ इक्वेटोरियल करंट। पानी आकर के टकराता है ब्राजीलियन कोस्ट पे और टकराने के बाद फिर ये पानी भागता है साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ जब ब्राजीलियन कोस्ट पर ये पानी भागता है तो यहाँ पर ब्राजील करंट के रूप में जाना जाता है, ब्राजीली धारा के रूप में जाना जाता है। कैसी हैं? ये भी वार्म टाइप की करंट हैं। जितनी भी लाइनें रेड रेड हैं वो सारी वार्म करंट को इंडिकेट कर रही हैं। जो आपकी ये थोड़ा सा ब्लू टाइप की लाइन है ये आपकी कोल्ड करंट को इंडिकेट कर रही है। तो ब्राजील करंट जो होती है ये आपकी है वार्म करंट। अब इसी समय नीचे आपके जो पोलर रीजन है, या आप कह सकते हैं 50-60 डिग्री के आसपास यहाँ पर करंट चलती रहती हैं, जिनको बोलते हैं अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट मतलब अंटार्कटिक धाराएं, या जिसको साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। तो अंटार्कटिक सरकमपोलर या साउथ अटलांटिक महाधाराएं ये चलती रहती हैं 50 और 60 डिग्री के आसपास, 50 और 60 डिग्री के आसपास। जब ये ब्राजील करंट का पानी जाकर के आगे पहुंचता है तो ये अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट्स जो होती हैं ये पकड़ लेती हैं ब्राजील करंट के पानी को, और धीरे धीरे इस गर्म पानी को ये ठंडा करके अपने साथ आगे की तरफ बहा करके लेकर के जाती हैं। तो इस तरह से अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट जो है वो और स्ट्रांग हो जाती है ब्राजीलियन करंट के मिलने से। अब जहां पर ये ब्राजीलियन करंट बह रही है इसी के पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फाकलैंड करंट। फाकलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है अटलांटिक ओशन की, जो कि बहती है यहाँ पर फाकलैंड आइलैंड है उसके आसपास। फाकलैंड आइलैंड को कौन कंट्रोल करता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फाकलैंड आइलैंड के आसपास यहाँ पर इन हवाओं को फॉकलैंड, इन करेंट्स को, सॉरी नॉट हवाओं, करेंट्स को फॉकलैंड करंट के रूप में जाना जाता है। फॉकलैंड करंट ठंडी करंट है और इस फॉकलैंड ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पैटागोनिया डेजर्ट के डेवलपमेंट होने में इस साइड में। तो यहाँ पर पैटागोनिया डेजर्ट है।
अब ये पानी जो बढ़ करके आगे आया साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का या अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट का, ये पानी काफी मात्रा में आगे बढ़ जाता है इंडियन ओशन की तरफ, हिंद महासागर की तरफ, पर इसका कुछ पानी अफ्रीका की तरफ मुड़ जाता है टकरा करके। इधर से पहले ही पानी भाग करके साउथ इक्वेटोरियल वाला ब्राजील की तरफ चला गया है ना, तो यहाँ का वाटर लेवल हमेशा डाउन होता है। याद रखिएगा, ईस्टर्न साइड जो है ओशंस की, वहां का वाटर लेवल हमेशा कैसा रहेगा, डाउन रहेगा। तो यहाँ पर वाटर लेवल डाउन रहता है। इस वाटर लेवल को कंपेंसेट करने के लिए भी अंटार्कटिक सरकमपोलर का पानी भागता है। इधर वाटर लेवल हाई है और इधर वाटर लेवल कैसा है, लो। तो हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ पानी भागता है। अब जब ये पानी भागता है तो इसका इसका नेचर पहले से ही ठंडा है, तो इस तरीके से बेंगुएला के आसपास, सॉरी, इधर अफ्रीका के कोस्टल रीजन के आसपास इसको बेंगुएला करंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है। तो बेंगुएला करंट जो है ये भी साउथ अटलांटिक ओशन की करंट है, पर कैसी हैं, ये हैं कोल्ड करंट। तो एक जायर का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राजील करंट, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट और बेंगुएला करंट। तो एक जायर आपका बनता है साउथ अटलांटिक ओशन में। तो इस तरह से साउथ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धाराएं बहती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता करके मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप देखेंगे जहां पर ये बेंगुएला करंट बह रही है, वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की तरफ, यहाँ पर ठंडी होने के कारण से इसने भी कई सारे डेजर्ट का डेवलपमेंट किया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका में, नामीब डेजर्ट है नामीबिया अफ्रीका में, उसके साथ साथ इधर भी और सारे डेजर्ट्स हैं छोटे छोटे। जैसे ये अफ्रीका तो मोस्टली क्या है, डेजर्ट मतलब डेजर्ट कॉन्टिनेंट टाइप से है, बहुत मेजर पार्ट अफ्रीका का डेजर्ट है। तो नामीब और कालाहारी जैसे डेजर्ट के डेवलपमेंट में बेंगुएला करंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। तो ये सारी अटलांटिक ओशन की धाराएं थी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको जब मैं नए वीडियोस डालूं तो बहुत हेल्प मिले चीज़ों को सीखने के लिए। मैंने अपनी तरफ से सबसे सरल शब्दों में ज्योग्राफी को बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।